दोस्तों, आज रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1218 दिन हो गए, जबकि ईरान और इजराइल के बीच 13वां दिन है। हालांकि पिछले एक दिन से युद्ध बंदी जारी है, यानी 12 दिन तक इनके बीच लड़ाइयाँ हुई हैं। इसके पहले कि मैं ईरान और इजराइल के बारे में बात करूं, संक्षिप्त में रूस और यूक्रेन में क्या हो रहा है वह बातें करते हैं। दक्षिण यूक्रेन में आईएसडब्ल्यू के हिसाब से यूक्रेन के सैनिक करसू सिटी, यानी जो द्वीप के क्षेत्र में, वहाँ थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। संभवतः उन्होंने आक्रमण किया होगा, रूसी सैनिक वहाँ से वापस आए हैं। और तोरेस्क में भी थोड़ी सी इन्होंने रूसी सैनिकों को वापस खदेड़ा है, जबकि रूसी सैनिक नोवोपावलिवका यानी दक्षिणी यूक्रेन जापोरिजिया ओब्लास्ट में, उसी से सटे हुए पूर्व में पोक्रोवस्क, चासिव यार और यहाँ तक कि सूमी में भी इन्होंने अपनी प्रगति जारी रखी है। मुख्य रूप से रूसी सैनिकों का बढ़त पोक्रोवस्क क्षेत्र में है, वहाँ से ऊपर तोरेस्क और चासिव यार में भी है। और यह हर तरफ से इनकी कोशिश है निप्रो यानी निप्रोपेट्रोवस्क पावलिवका क्षेत्र में आगे बढ़ने की, तथा कॉन्स्टांटिनिवका की तरफ। और इसी के संदर्भ में रूसी सैनिक ने कॉन्स्टांटिनिवका की तरफ बढ़ते हुए डाइलिवका पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। शेरबिनिवका के तरफ बढ़े हैं, उसके अंदर भी काफ़ी हद तक प्रवेश कर चुके हैं। और पिशानोए में भी बढ़े हैं, जबकि नोवोसर्गियोका पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। नेप्रोपेट्रोवस्क की तरफ बढ़ते हुए ये उडाकने मुरावका क्षेत्र बढ़े हैं, जो कि मुख्यतः मेजवोए दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर यह तकरीबन 600 मीटर आगे बढ़े हैं। कुपियांस क्षेत्र में इनकी कोशिश है कुपियांस शहर पे अंततः आने का। उन्होंने होल्यू बीफका पर कब्जा कर लिया है और रेड कीफका की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जबकि और दक्षिण में रेड कोडुब की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, यानी कार्पिवका के पश्चिम में। और पूरी की पूरी खारको दिशा में इनकी बढ़ने की कोशिश बरकरार है। दोनों तरफ से बहुत ज़बरदस्त मात्रा में इंटरडिक्शन मिशन जारी है, वैसे ही जैसे ईरान और इजराइल के बीच में है। ईरान इजराइल के बीच में कोई कॉमन बॉर्डर नहीं है, इसलिए ग्राउंड ऑफेंस नहीं हुआ था। और संक्षिप्त में उसकी बात करें तो अभी तक क्या हुआ है, अति संक्षिप्त में ईरान ने तकरीबन 1000 ड्रोन्स और 550 बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल पर छोड़े। और लास्ट के कुछ दिनों में उनके बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या कम थी, लेकिन वह अति एडवांस थे, हाइपरसोनिक तो थे ही थे। उनमें मैन्यूवरेबिलिटी थी, यानी वह अपनी रक्षा कर सकते थे। उनके खिलाफ जब कोई सरफेस टू एयर मिसाइल इजराइल के द्वारा मारा जाता था तो अपनी दिशा बदलते थे और अंततः अपने टारगेट पर पहुंचते थे, इसलिए उनको रोकना बहुत मुश्किल था, भले यह संभव ना हो। और ईरान के ऊपर भी मिसाइल्स, ड्रोन्स काफ़ी मात्रा में इजराइल ने मारे। और उनका दावा है कि जो भी 3 जगहों पे ईरान यूरेनियम का संवर्धन या एनरिचमेंट या उसको धनी बना रहा था, उसे बर्बाद कर दिया है। और इस संदर्भ में कहें तो अमेरिका ने भी इन तीनों क्षेत्रों पर करीब 10 से 12 मिसाइल दागे। और उसके बदले में ईरान ने अमेरिकी एयर बेस के ऊपर, जो कतर में है, उस पर आक्रमण किया। हालांकि यह पहले से एडवांस में वार्निंग दे दी गई थी कतर को, निश्चित रूप से अमेरिका को भी होगा। और उसके बाद से शांति की घोषणा की गई 24 को, यानी कल। और शांति घोषणा के बाद भी दोनों तरफ से छुटमुट, खासकर इजराइल की तरफ से, इस युद्धबंदी के जो भी टर्म्स कंडीशंस थे उसको तोड़ रहा था। इस पर अमेरिका ने डांट लगाई। और अभी युद्धबंदी आज सुबह से
तकरीबन का पूरी तरह से लागू है। लेकिन फिर भी मैं यह कहूंगा कि कहीं से भी ईरान को अमेरिका, खासकर ट्रंप और इजराइल और खासकर नेतान्याहू पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए, चूंकि युद्ध की गति वह पलटने लगी थी या पलट चुकी थी, ईरान के पक्ष में जा रहा था और इजराइल में भारी तबाही हो रही थी। यहां तक कि इजराइल के मिलिट्री हेडक्वार्टर, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को उड़ा दिया गया था और इसलिए इजराइल में भी जबरदस्त रूप से दबाव था, हंगामा हो रहा था कि नेतान्याहू तुम गद्दी छोड़ो, और गद्दी ना छोड़ो बल्कि युद्ध बंदी की घोषणा करो। यह दबाव के कारण ही इजराइल ने भी, यह साफ नजर आ रहा है, अमेरिका से प्रार्थना की कि भाई युद्ध रोको। जी, स्थिति यहां तक पहुंच गई थी। दोनों देशों ने, यानी ईरान और इजराइल ने दावा किया है कि उनकी जीत हुई है। ईरान में भारी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन भी किया जीत की खुशी में। लेकिन इसके पहले मैं अपना वीडियो आज का बंद करूं, आपका बताना चाहूंगा, बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुने, कि नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन ने कहा है कि बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध हुआ और इसमें से कई महत्वपूर्ण शिक्षा मिली हमें। मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, हालांकि बहुत लंबा नहीं है, आप मांगेंगे तो मैं उसको शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन 4 महत्वपूर्ण उन्होंने लेसन्स निकाले, उनको आप जानिए। पहला, कि आपको स्वतंत्र रहना है, सार्वभौमिक रहना है, तो आपके पास न्यूक्लियर हथियार होना जरूरी है। और यह आप ऐसे नहीं बना सकते, आपको छुप कर बनाना पड़ेगा, जिसमें IAEA वगैरह शामिल नहीं हो, उनको नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो आपको नहीं बनाने देंगे। यह तो पहले भी मैं यह बातें कर चुका हूं, आपको बता चुका हूं। दूसरा, डिप्लोमेसी वेस्ट के साथ नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो डिप्लोमेसी को जीवित रखना चाहिए, लेकिन यह कहते हैं कि डिप्लोमेसी वेस्ट के साथ खतरनाक है, यह आपको मूर्ख बनाता है और वो बहुत धूर्त हैं और इसका मौका उठाकर आप पर आक्रमण करते हैं। यह आपको समझना पड़ेगा। तीसरा, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, तकनीकी से आपको डरना चाहिए। इस बात से तो मैं सहमत हूं, डरना का मतलब उसका संज्ञान लेना चाहिए, उसे समझना चाहिए। चाहे हमारे मोबाइल में, जैसे हिजबुल्लाह के मोबाइल में उन्होंने विस्फोटक तत्व लगा दिए, या हमारी बातें सुन रहा है, समझ रहा है, हमारे ऊपर जासूसी कर रहा है, वह चाहे उसका मोसाद हो, CIA हो, हमारे अपने देश की हो या किसी भी देश की, ये हमारे खिलाफ जासूसी करते हैं और हम 80-90% होने के बावजूद भी हम एक दास की तरह जीवन जीते। बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा, उन्होंने कहा है कि जो इजराइल कर रहा है, यानी सिविलियन ठिकानों पर मारना, इन हमारे नेताओं की हत्या कर देना खुलेआम और घोषणा करना कि हमने मारी है, वही स्थिति यूक्रेन में हो रही है, वही स्थिति बाय एंड लार्ज भारत भी सीख रहा है। हम क्यों ना करें? हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सहमत नहीं हूं। सिविलियन ठिकानों पर, यानी जो उसका डिसीजन मेकिंग सेंटर, उसको बर्बाद करना सही बात है, ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत पर्सनल अनाहिलेशन, यानी उसकी हत्या करना, यह क्रांतिकारी दिशा में नहीं आता है। बाकी लोग शामिल नहीं होते, कुछ लोग होते हैं। जैसे 1967 के समय में भारत में जो नक्सलाइट आंदोलन हुआ था, वो सत्ता लेने के लिए था, लेकिन वह बिखर गया क्योंकि व्यक्तिगत रूप से छोटे मोटे वह जमींदारों की भी हत्या करने लगे। रास्ता गलत था। और यह चीज़ जितने भी माओवादी हैं, चाहे वो कोलंबिया हो, दूसरे देशों में हो, इससे आसपास कहीं ना कहीं मंडराते, जो बहुत गलत है। हम वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, हम हत्या की बात नहीं करते, हम हिंसा की बात नहीं करते। जब मजबूरी में आप हमारे ऊपर गोली चलाएंगे तो हम भी चलाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन इस चीज़ को समझना होगा दोस्तों। तो आज के लिए मैं इतना ही करता हूं। यदि आपने यहां तक सुना है तो जान ले कि मेरा वीडियो अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है, इसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, और इसलिए आप अपने दोस्तों के पास भेजें ताकि वह भी सुने और टिप्पणी दे, ताकि मुझे भी लगे। टिप्पणी में यह नहीं कि बड़ा अच्छा था, ये था, वो मर्जी आपकी है, लेकिन आप क्या समझते हैं आज की वैश्विक स्थिति को, अपने देश की स्थिति को, जहां के भी हो, कैसे समझते हैं कि आज की तानाशाही, फांसीवादी, नाजीवादी सत्ता से मुक्ति पाए? क्या चाहते हैं कि युद्ध बरकरार रहे? कोई दूसरे खेमा का युद्ध किसी धर्म के नाम पर या देश के नाम पर हो तो आप समर्थन करते हैं, लेकिन जब हमारे खिलाफ जाता तो आप विरोध करते हैं, दुखी होते हैं। क्या दुनिया के मजदूरों एक हो, इसको समझते हैं आप? धन्यवाद दोस्तों।